नमस्कार दोस्तों, मैं इंदल पासवान, व्याख्याता, घाटशिला कॉलेज घाटशिला। आज मैं अपने विद्यार्थियों के लिए एक जनरल टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ जो अलग अलग सेमेस्टर के कोर्स में उनको पढ़ना होता है, खासकर जिनको इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पढ़ना है, या खासकर वो विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं। एक सामान्य टॉपिक के रूप में आज आप लोग के सामने मैं पेश कर रहा हूँ। भारतीय संविधान में आपातकालीन शक्तियाँ जो राष्ट्रपति को दी गई है, इमरजेंसी जो पावर्स है या जो इमरजेंसी कंडीशंस हैं कि किन किन परिस्थितियों में कौन कौन से इमरजेंसी का प्रावधान है हमारे भारतीय संविधान में, हम आज इसी बात पे विस्तृत चर्चा करेंगे। ये एक लंबा विषय है और मैं कोशिश करूँगा कि इस पूरे विषय को दो भागों में आपके सामने प्रस्तुत करूँ। तो आज पहला भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ इमरजेंसी प्रोविज़न, जो हमारे भारतीय संविधान के भाग 18 में है, जो आर्टिकल 352 से लेकर 356 तक विस्तृत है। कुल 9 अनुच्छेद हैं इसमें, और इसी में एक संपूर्ण विवरण है कि भारत में वो कौन कौन सी स्थितियां होगी आपातकाल के संबंध में, जिसमें राष्ट्रपति को यह अधिकृत किया गया है कि वो उसमें किस तरह के निर्णय लेंगे। तो कुल 3 आपात स्थितियों का वर्णन है हमारे भारतीय संविधान में, और ये बहुत सामान्य जानकारी है जो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब जानते होंगे। तो मैं कुछ सूक्ष्मता के साथ आपके पास बात रखूँगा, जिससे आपके जानकारी में वृद्धि हो और आपको अलग अलग परीक्षाओं के लिए ये मदद भी करेगा। तो कुल 3 तरह की आपातकाल का वर्णन है हमारे भारतीय संविधान में। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जो आर्टिकल 352 में वर्णित है। दूसरा है राज्यीय आपातकाल, जिसको राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं या जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं। ये 356 में वर्णित है, आर्टिकल 356 में। और तीसरा है जिसको फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं या वित्तीय आपातकाल कहते हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 360 में वर्णित है। मतलब कुल 352 से लेकर 360 अनुच्छेद में ये सारे आपातकाल की स्थितियां और उस दौरान क्या क्या कार्य होंगे, किस तरह की परिस्थितियां होंगी, किस तरह के स्टेप्स लिए जाएंगे, ये सारी बातों का वर्णन आर्टिकल 356 से लेकर आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक में वर्णित है। तो हम आगे बढ़ें उसके पहले जो आप लोगों के लिए जो एक ख़ास जानकारी है, जो तथ्यात्मक रूप से आप लोगों को समझना चाहिए, जानना चाहिए, कि सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल पे। राष्ट्रीय आपातकाल क्यों लगता है, किसके पास शक्तियां हैं, कैसे आपातकाल लगाई जाती है, संसद की क्या भूमिका है, आपातकाल लगने के बाद क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं, क्या इम्पैक्ट होता है सेंटर स्टेट रिलेशन पे, फंडामेंटल राइट्स पे क्या इम्पैक्ट होता है,
लोकसभा और राज्यों के विधान मंडलों पे क्या इम्पैक्ट होता है, ये सारी बातें हम लोग आज राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में करेंगे। और इसके दूसरे भाग में आज ये सारी बात मैं कोशिश करता हूँ कि जितना संक्षेप में हो और संक्षेप में ज़्यादा से ज़्यादा बात आपको मैं बता सकूं। और दूसरे भाग में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति शासन की और वित्तीय आपातकाल की। तो सबसे पहले आपके सामने कुछ तथ्य। आप लोगों को पता होगा कि अभी तक हमारे देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है। पहली बार इंडिया और चाइना के बीच में जब युद्ध हुआ 1962 में। मैं पहले आपको ये बता दूं कि राष्ट्रीय आपातकाल, मैं तीनों आपातकाल का विवरण आपके सामने रखूं, उसके पहले एक ज़रूरी बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि राष्ट्रीय आपातकाल लगने के वर्तमान में 3 मुख्य कारण हैं। पहला है वार, अगर हमारे देश का किसी दूसरे देश के साथ युद्ध छिड़ जाए, वैसी परिस्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। दूसरा कारण है जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल अग्रेशन, अर्थात बाहरी आक्रमण, कि हमको पता न चले और कोई देश हम पे अचानक आक्रमण कर दे, तो उस स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। और तीसरी स्थिति है जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको संविधान में जिसका नाम है आर्म्ड रेविलियन, मतलब सशस्त्र विद्रोह अगर हो जाए देश के अंदर किसी भाग में, तो भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है। हालांकि ये स्थिति सशस्त्र विद्रोह का जो शब्द है या जो व्यवस्था है, ये 44th अमेंडमेंट 1978 में किया गया। उसके पहले एक और शब्द हुआ करता था जिसको बोलते थे इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति या आंतरिक विद्रोह की अगर आशंका हो, उस दौरान भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तीसरा जो आपातकाल लगा था भारत में, वो उसी रीज़न के तहत लगाया गया था। हम लोग उस पर बाद में बात करेंगे। तो ये 3 मुख्य रीज़न है अपने देश में नेशनल इमरजेंसी घोषित करने का। तो पहला जो इमरजेंसी घोषित हुआ इंडो चाइना युद्ध के वक्त, वो था एक्सटर्नल अग्रेशन के तहत। वो जो आपातकाल घोषित किया गया था, हमारे भारत पे चाइना ने अचानक से आक्रमण कर दिया, तो वो स्थिति थी एक्सटर्नल अग्रेशन की, अर्थात बाहरी आक्रमण की, जो 22 अक्टूबर 1962 से लेकर 10 जनवरी 1968 तक चला, जो पहला राष्ट्रीय आपातकाल था। कारण था चाइना का भारत पे आक्रमण। दूसरा आपातकाल जो लगा भारत में, वो इंडो पाक वार के समय लगा। इसका कारण था वार। आप लोगों को पता होगा कि भारत ने बांग्लादेश के मुक्ति के लिए चाइना से युद्ध किया, तो वो एक घोषित युद्ध था जिसमें भारत ने इंदिरा गांधी के शासनकाल में घोषित रूप से बांग्लादेश को समर्थन किया और इसके कारण उसको पाकिस्तान से युद्ध लड़ना पड़ा। तो ये जो दूसरा इमरजेंसी था वो था वार के कारण, और ये लगा 3 दिसंबर 1971 को और वो ख़त्म हुआ 21 मार्च 1972 में। तो ये दूसरा इमरजेंसी था जो भारत में लगा। तीसरा इमरजेंसी लगा जिसके बारे में मैंने बताया इंदिरा गांधी के शासनकाल में, वो इमरजेंसी लगा, उसका टेन्योर है 25 जून 1975 से वो चला 21 मार्च 1977 तक। और ये इमरजेंसी का जो कारण था वो था इंटरनल डिस्टरबेंस। ये एक ख़ास बात आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंटरनल डिस्टरबेंस ये टर्म संविधान में उस समय वर्णित था कि इसके आधार पे भी आंतरिक अशांति की अगर आशंका है
या आंतरिक विद्रोह की अगर आशंका है, उस आधार पे भी इमरजेंसी घोषित की जा सकती है। और इसी का सहारा लेकर इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी घोषित कर दिया। इसकी भी एक कहानी है, एक अलग चैप्टर है कि ये इमरजेंसी क्यों घोषित हो गई। मैं आग्रह करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ें और इसको और विस्तृत रूप से आप जानें। हम लोग कभी मौका मिलेगा तो इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद चूँकि उस समय ये प्रावधान था संविधान में कि अगर आंतरिक अशांति या आंतरिक विद्रोह की आशंका है तब भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है, तो ये काम इंदिरा गांधी ने किया। उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। और एक और ख़ास बात ये हुई कि अभी जो इमरजेंसी लगाने का प्रावधान है उसमें प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, लेकिन प्रेसिडेंट इमरजेंसी तभी प्रोक्लेम करेगा जब कैबिनेट, जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अगर वो कैबिनेट का लिखित अगर सहमति हो राष्ट्रपति को, तब राष्ट्रपति इमरजेंसी घोषित करेगा। लेकिन उस वक्त एक जो बड़ी घटना ये हुई कि कोई कैबिनेट का कोई लिखित सूचना नहीं थी और इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति को कहा और राष्ट्रपति ने सिर्फ प्रधानमंत्री को कहने पे इमरजेंसी लगा दिया। और इमरजेंसी लगने के बाद प्रधानमंत्री ने कैबिनेट को खबर किया कि हमने इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड कर दिया है। और शायद ये पहली घटना थी और एक कह सकते हैं कि ये एक अजीब सी स्थिति थी कि बिना कैबिनेट को सूचित किए प्रधानमंत्री ने बिल्कुल अपने मन से ये घोषणा करवाई राष्ट्रपति से, और राष्ट्रपति ने भी प्रधानमंत्री की बात पर मानकर ये घोषणा कर दी। तो ये हुई 3 राष्ट्रीय आपातकाल जो भारत में लगे उसकी बात। अब सवाल ये है कि राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था क्यों की गई हमारे संविधान में। तो बहुत सीधा बात है कि हर एक, वो चाहे देश का जीवन हो चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, हर एक समय एक जैसा नहीं होता है। कई बार कुछ ऐसी स्थितियां आ जाती है जब हमको एक ख़ास डिसीजन लेना पड़ता है जो हमारे चाहे हुए नहीं होता, अनचाही परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। जैसे अभी ये कोरोना महामारी है, बिल्कुल एक आपात स्थिति है, हम लोग उसके लिए तैयार नहीं थे और अचानक ये परिस्थितियां आ गई, बिल्कुल इमरजेंसी वाली स्थिति है ये। इसी तरह से हर एक देश के जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां आती है जब हमको एक ख़ास तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं, एक ख़ास तरह से एक्ट करना पड़ता है, एक ख़ास तरह से अपने आप को यूनाइट करना पड़ता है उन अनचाही परिस्थितियों से निपटने के लिए। तो उसी कारण से हमारे संविधान में हमारे संविधान निर्माता बड़े दूरदर्शी थे। वो जानते थे कि कब कौन सी परिस्थितियां आएगी ये कोई नहीं जानता है। इसलिए उन अनचाही परिस्थितियों से निपटने के लिए हमारे यहाँ आपातकालीन व्यवस्था की गई हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा। हमारे संविधान में कारण था कि वो हो सकता है कि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जब हमारे देश की संप्रभुता खतरे में हो जाए, हमारे देश की सुरक्षा खतरे में हो जाए, हमारे देश की अखंडता खतरे में हो, उसकी सुरक्षा खतरे में हो। तो ये सारे वो रीज़न है जिसके कारण हमारे यहाँ जब कभी संप्रभुता या हमारे एकता या अखंडता या हमारी सुरक्षा खतरे में हो, तब जाकर के हमारे यहाँ इमरजेंसी प्रोक्लेम किया जाता है। और एक और बात कि जब इमरजेंसी घोषित हो जाती है तो हमारा जो संविधान का जो फेडरल नेचर है, जो उसका संघात्मक स्वरूप है, वो बदलकर वो एक एकात्मक नेचर के रूप में काम करने लगता है। और उस समय केंद्र सर्वशक्तिमान हो जाता है और केंद्र के निर्देश पे ही सारे राज्य भी काम करते हैं। वो कोई भी राज्य को ऑर्डर दे सकता है, वो राज्य के राज्य सूची के विषयों पे वो कानून बना सकता है। ये सारी बातें हम लोग करेंगे कि कौन से कंसिक्वेंसेस होंगे अगर नेशनल इमरजेंसी घोषित होता है। तब मैंने बात किया कि 3 तरह की इमरजेंसी है। एक और बात, नेशनल इमरजेंसी के संबंध में बी आर अम्बेडकर का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है
उन्होंने संविधान सभा में इस प्रावधान के संबंध में उन्होंने एक बात जो कही थी वो ये है, उन्होंने कहा कि जो कोई फेडरल नेचर का देश है उन सारे देशों में संविधान इतना रिजिड है कि वो कई बार वो चाह कर भी अपने संविधान के स्वरूप को बदल नहीं पाता है उन परिस्थितियों से निपटने के लिए। मैं फिर एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको कि अभी इस कोरोना महामारी में अमेरिका, हम लोग सब जानते हैं कि वो एक संघात्मक व्यवस्था वाला देश है और ये अभी स्थिति वहाँ ये है कि अमेरिका का राष्ट्रपति चाह कर भी वो सारे राज्यों के लिए अकेले डिसीजन नहीं ले सकता है, क्योंकि वहाँ का जो संघात्मक स्वरूप है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको आसानी से बदलकर एकात्मक नहीं किया जा सकता है। वहाँ अगर बदलाव करना हो तो बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत है, वो आसानी से संविधान में उसकी व्यवस्था नहीं है कि उसको बदल के एक एकात्मक व्यवस्था किया जाए। लेकिन भारत में अंबेडकर ने ये बात कही कि हमने कोशिश ये किया है कि हमारा संविधान हर वो परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहे जो भविष्य में कभी भी उत्पन्न हो सकती हो। इसलिए उन्होंने कहा कि जब कभी कोई आपातकालीन स्थिति होगी तो हमारा संविधान का नेचर संघात्मक से बदलकर एकात्मक बन जाएगा। और ये मेरी समझ में सचमुच एक बहुत बड़ी विशेषता है हमारे भारतीय संविधान की कि आज उसी के कारण हम पूरे देश में, केंद्र आज पूरे देश के लिए, केंद्र का जो भी कोई डिसीज़न है पूरे देश के जो दूसरे राज्य है वो बहुत आसानी से उसको मान रहे हैं और इसलिए हम लोग बहुत सक्षम तरीके से इस कोरोना महामारी से लड़ने में कामयाब हुए हैं और लगभग पूरी दुनिया के लिए हम नज़ीर पेश कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं हमारे संविधान की वो विशेषता एक बहुत बड़ी बात है जिसके कारण ये सफल हो रहा है। तो अब हम लोग ये बात करें कि जब इमरजेंसी, अब इमरजेंसी लागू करने के लिए हम लोग करते क्या हैं, मतलब क्या प्रोविज़न है देश में इमरजेंसी लागू करने के लिए, किस तरह से उसको अप्रूवल मिलता है। तो बहुत सीधा बात है कि प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी के लिए दोनों संसद के दोनों सदनों से मान लिया कि अगर कोई आपात स्थिति आई और संसद कैबिनेट की लिखित सूचना पे राष्ट्रपति ने आपातकाल लगा दिया, ये एक सामान्य व्यवस्था है। लेकिन जैसे ही आपातकाल प्रोक्लेम्ड हो गया, प्रोक्लेमेशन के बाद 1 महीना के अंदर संसद के दोनों सदनों से उसको अप्रूवल मिलना चाहिए। पहले ये 44th अमेंडमेंट से पहले 1978 से पहले इसका टेन्योर 2 महीना था कि जैसे नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम होता है, लागू होता है, तो 2 महीना के अंदर संसद से इसको अप्रूवल मिलना था। उसके बाद 1 महीना कर दिया 44th अमेंडमेंट के बाद। और जब संसद इसको अप्रूव कर देगी तो ये नेशनल इमरजेंसी 6 महीना तक रहेगी और हर एक 6 महीना में संसद को इसको अप्रूव करना पड़ेगा। एवरी 6 months इट्स नीड टू पार्लियामेंट्री अप्रूवल। और ये अप्रूवल अब कैसे होगा? स्पेशल मेजॉरिटी से होगा। पहले 1978 से पहले ये सिंपल मेजॉरिटी से अप्रूवल की ज़रूरत थी, अभी लेकिन इसको थोड़ा और रिजिड करके इसको स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है संसद को अप्रूवल के लिए। अब ये तो बात होगी इमरजेंसी लगाने की। इमरजेंसी रिवोक कैसे होता है, इसको ख़त्म कैसे करते हैं? तो इसको ख़त्म करने के लिए राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वो जब चाहे इमरजेंसी को रिवोक कर सकता है। लेकिन अभी एक व्यवस्था हुई है कि अगर राष्ट्रपति नहीं भी चाहता हो और अगर लोकसभा के 1/10 सदस्य लिखित रूप से डिमांड करते हैं कि ये इमरजेंसी को इस पे विचार किया जाए, तो 14 दिन का अंदर
14 दिनों के अंदर संसद का एक स्पेशल बैठक बुलाई जाएगी और उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि इमरजेंसी को रिवोक किया जाए, इसको हटाया जाए कि नहीं हटाया जाए। हाँ, एक और बात जो जानने लायक है कि वो 1/10 मतलब 1/10 मेंबर ऑफ लोकसभा वो लिखित नोटिस करेंगे, या तो वो प्रेसिडेंट को करेंगे या वो लोकसभा अध्यक्ष को करेंगे। प्रेसिडेंट को तब करेंगे जब संसद का सेशन ना चल रहा हो। तो ये याद करने लायक बात है, इसको हम लोगों को समझ के रखना चाहिए। तो जैसे ही अगर इस डिमांड के बाद स्पेशल बैठक होगी, एक स्पेशल सिटिंग होगी संसद की, और उसमें सिंपल मेजॉरिटी से अगर ये रिजोल्यूशन पास होता है कि इमरजेंसी को हटाया जाए, तो इमरजेंसी ख़त्म हो जाएगी देश में। अब हम बात करेंगे कि इमरजेंसी अगर लग जाए देश में तो क्या क्या इम्पैक्ट होंगे। हम लोग क्या इम्पैक्ट करेंगे? सबसे पहले सेंटर स्टेट रिलेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने पहले ही ये बात मैंने एक इशारे से की थी कि जैसे ही देश में इमरजेंसी घोषित होती है तो सबसे पहला बात यही होता है कि जो देश का फेडरल स्ट्रक्चर है, जो संघात्मक स्वरूप है संविधान का, वो बदल जाता है एकात्मक स्वरूप में। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि केंद्र सर्वे सर्वा हो जाता है और इस स्थिति में सारा डिसीजन लेने का अधिकार केंद्र को हो जाता है और वो राज्यों पे भी वो सारे अपने डिसीजन राज्यों को सारे डिसीजन दे सकते हैं और राज्य उनके वो सारे डिसीजन मानने के लिए बाध्य है। सेंटर कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे सकता है राज्य को। राज्य के जितने भी राज्य सूची में जितने भी विषय हैं उन सारे विषयों पे केंद्र कानून बना सकता है। वैसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य की जो विधानसभा है, विधानमंडल है, वो भंग नहीं होती है, वो कंटिन्यू रहती है। लेकिन राज्य सूची पे जितने भी विषय हैं राज्यों की, उस पे केंद्र को कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। तो ये तो बात हुई केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है उसके संबंध में। एक दूसरा और जो महत्वपूर्ण पहलू है वो है कि इसमें नेशनल इमरजेंसी लागू होने के बाद फंडामेंटल राइट्स पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो दो बातें हैं इसमें प्रमुख रूप से, और दो प्रमुख आर्टिकल भी है जो हम लोगों को याद रखना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स पे जो प्रभाव है नेशनल इमरजेंसी का, एक है आर्टिकल 358 और दूसरा है आर्टिकल 359। ये दोनों आर्टिकल याद रखने की ज़रूरत है। 358 आर्टिकल जो है वो नेशनल इमरजेंसी के दौरान ये व्यवस्था करता है कि जैसे नेशनल इमरजेंसी घोषित होता है, हमारे मौलिक अधिकार में जो आर्टिकल 90 में जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं वो सारे अपने आप ख़त्म हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। जैसे ही नेशनल इमरजेंसी घोषित हुआ, ये सारे के सारे जो फंडामेंटल राइट्स, खासकर जो 19 में वर्णित फंडामेंटल राइट्स है, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी। एक और है, ये तो हुई आर्टिकल 19 की बात। दूसरा है आर्टिकल 359 में कि 19 में वर्णित स्वतंत्रता के अधिकारों के अलावे जो दूसरे मूल अधिकार हैं वो भी आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी सारे भी सस्पेंड हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक ये व्यवस्था की गई है कि उन सारे अधिकारों को सस्पेंड करने के लिए राष्ट्रपति को एक लिखित ऑर्डर जारी करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होते हैं। ये ध्यान रखने की बात है। और दूसरी बात ये है, इसमें एक और ध्यान देने की बात है कि वो सारे जो 359 के अनुसार जो फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होते हैं, उसमें राष्ट्रपति को ये भी मेंशन करना पड़ता है कि वो सस्पेंशन पूरे देश के लिए है, फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन पूरे देश में लागू होगा या देश के किसी पार्ट में लागू होगा। क्योंकि
एक चीज़ और जो बात शायद मैंने छोड़ दिया कि जो नेशनल इमरजेंसी है वो पूरे देश में लागू हो सकता है या देश के किसी पार्ट में लागू हो सकता है। तो ये नोटिफाई करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को आर्टिकल 359 के अनुसार कि आर्टिकल 19 में वर्णित स्वतंत्रता के अधिकारों के अलावे जो दूसरे मौलिक अधिकार हैं वो पूरे देश में लागू होगा कि देश के किसी भाग में लागू होगा। ये ध्यान देने की बात है। तो दो जो मूल अधिकार है हमारा वो सस्पेंड नहीं होते हैं। इन द सेंस ये, हालांकि जो दूसरे मूल अधिकार हैं वो अलाइव रहते हैं, लेकिन एक खास बात ये है जो समझने की है कि वो सारे मूल अधिकार जो आर्टिकल 19 में के अलावे हैं वो सारे मूल अधिकार लाइव तो रहते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके रेमेडी के लिए या उसके लिए आप कोर्ट में क्लेम नहीं कर सकते हैं कि इस दौरान हमारे मूल अधिकारों का हनन हुआ है और आप इसके चलते आप कोर्ट चले जाइए। तो ये खास बात है। और आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, आर्टिकल 20 में जो आपको राइट टू प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट फॉर कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, ये, और दूसरा जो आर्टिकल 21 में है, आर्टिकल 21 में वर्णित जो मूल अधिकार है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये दोनों अगर इमरजेंसी के दौरान भी अगर इसमें किसी तरह की बाधा होती है तो हम इसके लिए कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं या इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के माध्यम से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये दोनों मूल अधिकार के अलावे बाकी सारे मूल अधिकार हमारे सस्पेंड किए जा सकते हैं ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। तो ये बात हुई नेशनल इमरजेंसी की। और दूसरा एक और बात जो समझने की है कि जैसे ही नेशनल इमरजेंसी ख़त्म होगी, उसको रिवोक कर लिया जाएगा, तो रिवोक करने के बाद में जो लोकसभा है ना, हाँ एक चीज़ और कि लोकसभा का जो स्थिति है वो उसमें क्या होगी, लोकसभा और विधानसभा की स्थिति नेशनल इमरजेंसी के समय क्या होगी, इस पर भी थोड़ी सी गौर करने की बात है कि जब नेशनल इमरजेंसी लागू होता है देश में तो लोकसभा को उसके जो रेगुलर टाइम पीरियड है उससे उसके लेंथ को एक बार में 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और एक बार में एक साल करके कितना दिन तक बढ़ाया जा सकता है इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है 1 साल करके। और लगभग यही व्यवस्था राज्यों के लिए भी है कि इमरजेंसी के दौरान राज्यों के विधानमंडल को भी 1 साल करके अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो ये सारी व्यवस्था है जब हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाते हैं। तो इसके बाद जो 2 और महत्वपूर्ण आपातकाल है, एक राष्ट्रपति शासन अर्थात संवैधानिक आपातकाल और दूसरा वित्तीय आपातकाल। ये हम लोग दूसरे भाग में अगले क्लास में हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि ये कैसे होता और इसमें किस तरह की व्यवस्था होती है, कौन कौन से बदलाव होते हैं। खासकर जो राष्ट्रपति शासन वाला जो सेक्शन होगा वो थोड़ा लंबा है, तो हम लोग दोनों को एक भाग में कोशिश करेंगे समेटने की। तो ये थी राष्ट्रीय आपातकाल अर्थात जो आर्टिकल 350 के तहत हमारे देश में या देश के किसी भाग में लागू किया जाता है, प्रोक्लेम किया जाता है। और इसको हमने संक्षेप में आपके साथ शेयर करने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा होगा और मेरा आग्रह है कि और इसको गहराई से जानने के लिए आप किताबों का सहारा लें, नेट का सहारा लें। और अगर कहीं पे किसी बात पे कोई कन्फ्यूज़न हो तो हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से आपस में कम्युनिकेट करें और आपको निश्चित ही फ़ायदा होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ मैं अपना ये वक्तव्य
आज यहीं समाप्त करता हूँ। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि।